नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो प्राचीन इतिहास के मौर्य साम्राज्य में लगभग 300 प्रश्न 2 भागों में। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। ए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो अपना अनुमान लगाइए। ए सही है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये भी सही है। सही उत्तर आपका बी। दूसरा प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक थे? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। तो न्याय दर्शन के संस्थापक आपके सी गौतम थे। क्वेश्चन 3, अशोक का रुमनदेही स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से, बुद्ध के शरीर त्याग से। तो अशोक का रुमनदेही स्तंभ आपका संबंधित है ए, बुद्ध के जन्म से। 4, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल। तो जिस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो है आपके ए, अशोक। क्वेश्चन 5, शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी, रुमनदेही। तो शाक्य मुनि बुद्ध के जन्मस्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलिखित साक्ष्य आपका प्राप्त हुआ है डी, रुमनदेही। नेक्स्ट 6, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की? लघु शिलालेख सासाराम, भाब्रू बैराज लेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, शिलालेख 12वां। तो जिस अभिलेख में अशोक ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की वो है आपका लुम्बिनी स्तंभ लेख। 7वां प्रश्न, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख, सारनाथ का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख या सांची का स्तंभ लेख। तो जिस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है वो है आपका ए, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। क्वेश्चन 8, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 20वें या 26वें वर्ष में? तो अशोक ने जिस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की वो है आपका 20वें वर्ष में, सी। क्वेश्चन 9, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? आसान सा प्रश्न है। ए, कनिंघम, ए, एचदानी, ब्यूलर, जेम्स प्रिंसप। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम आपके पढ़ा डी, जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 10, सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? जॉर्ज बुलर, जेम्स प्रिंसप, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स। तो सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर जिसने किया था वह है आपका जेम्स प्रिंसप, बी। क्वेश्चन 11, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि जिसने खोज निकाली थी वो है आपको बी, जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 12,
अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वुलहर, रॉबर्ट सेबिल, जेम्स प्रिंसप, कॉड्रिगटन। तो अभी मित्रों ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। कथन कारण प्रश्न 13। कथन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो कथन कारण में मित्रों सबसे पहले दोनों को कथन के रूप में देख लेना चाहिए, सही है या गलत। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, कथन सही है, तो हाँ सही है। कारण के रूप में कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो ये कथन के रूप में भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ए क्वेश्चन 14। अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो कई बार ये प्रश्न आएगा मित्रों और आसान सा प्रश्न है, जेम्स प्रिंसप। क्वेश्चन 15। कथन, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, तो सही है। तो ये कथन के रूप में देख लीजिए मित्रों, हाँ सही लग रहा है। कारण, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, तो ये सही लग रहा है, ये भी सही है, परंतु ये आपका कारण के रूप में सही नहीं है। कथन तो सही है, तो आंसर आपका क्या हो सकता है? नहीं मित्रों, एक मिनट रुक जाइए। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया, ये गलत लग रहा है मित्रों। तो कथन आपका सही है और आर कारण गलत है। क्वेश्चन 16। कथन कारण, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण, कथन सही है, तो हाँ कथन सही है। कारण, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचारों का प्रसार किया, तो कथन के रूप में भी ये सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन 17। निम्नलिखित में से किस स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया? अशोक का प्रथम कलिंग शिलालेख, अशोक का 13वां शिलालेख, दीपवंश या दिव्यावदान। तो सही उत्तर है कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया। यह पता चलता है आपके अशोक के 13वें शिलालेख से। क्वेश्चन 18। कथन, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया, सही है, तो हाँ सही है। कारण, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी, तो ये मित्रों नहीं, ये गलत है। तो सही उत्तर आपका सी। 19वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। अधिकारी और मौर्य राजतंत्र में कर्तव्य है, तो अधिकारी समाहर्ता किससे मैच होगा मित्रों? देख लीजिए, समाहर्ता आपका ए मैच होगा 2 से। संग्राहक, सन्निधाता, सन्निधाता आपका कोषाध्यक्ष। नागरक, अनुमान लगाइए मित्रों, नागरक। तीसरा नगर मजिस्ट्रेट और अक्षपटलिक आपके थे चौथा केंद्रीय लेखाधिकारी कोर्ट। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन में ए। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। देखिए, एक तरफ शिलालेख है और दूसरी तरफ प्रमुख विषय। तो पहला देखिए, शिलालेख 2 किससे मैच करता है? तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों। शिलालेख 2 में क्या दिया हुआ है? शिलालेख 2 में दिया हुआ है पुरुषों तथा पशुओं के कल्याण हेतु कुछ उपाय। बी शिलालेख 5, शिलालेख 5 में क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है धर्म
महामात्र संस्था की व्याख्या करता है। सी शिलालेख 8वां, ये दूसरा धर्म यात्रा की पद्धति का आरंभ करता है। और चौथा शिलालेख 9वां जो है वो रूढ़िवादी अनुष्ठानों की प्रथा की भर्त्सना करता है। फिर से 21 इसमें भी दिए गए कूटों को मिलाना है। तो देख लीजिए, पहला चंद्रगुप्त किससे मैच करेगा मित्रों? चंद्रगुप्त आपका सेंड्रोकोटस। बिंदुसार बी आपका मैच करेगा अमित घात। सी अशोक मैच करेगा प्रियदर्शी उपाधि थी। और डी चाणक्य विष्णुगुप्त एक अलग भी नाम था। क्वेश्चन 22, अशोक के अभिलेखों में अनेक विदेशी राजाओं का उल्लेख है। उन राजाओं को उनके देश के आधार सुमेलित करना है। राज्य और राजा, तो सीरिया आपका अंतियोग बी। मिदा आपका टॉलमी द्वितीय। मैसेडोनिया सी एंटिगोनस। और कोरिंथ आपका मैच करेगा अंतिकेन। अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, कथन निम्नलिखित में से नहीं, कथन कारण का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? पहला शाहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की सोहगौरा ताम्रपत्र या महास्थान अभिलेख। तो आपका 3 और 4 सोहगौरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है। क्वेश्चन 24, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सम्राट और उनकी उपाधियां विरुद्ध दिया हुआ है। अशोक बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अशोक का सभी को पता है, देवानपेय। समुद्रगुप्त परक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य। क्वेश्चन 25, देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अशोक ने, दशरथ, संप्रति और वृद्धरथ। तो 2 लोगों ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, अशोक एवं दशरथ ने। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 26, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? तो देख लीजिए, गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ और श्रावस्ती। तो मित्रों इसको सही उत्तर है आपका, अनुमान लगा लीजिए, बी गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। 2 भाग में याद करिए, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। क्वेश्चन 27, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामात्र, धर्मस्थनीय, रज्जुक, कंटक, शोधन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो न्यायालय अस्तित्व में थे वो था धर्म महामात्र और कंटक शोधन। सही उत्तर ई। क्वेश्चन 28, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्र दामन। तो सही उत्तर है आपका, ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में जिन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की ओर ध्यान दिया
वो हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो सही उत्तर बी। क्वेश्चन 29, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। प्राचीन हिंदू अनुश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीले की महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो सही उत्तर है विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु डी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। 30, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, दशरथ। तो सही उत्तर है जो मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पहला और तीसरा, चंद्रगुप्त और बिंदुसार। मित्रों ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त तो श्रवण बेलगोला में चला गया था। चलिए इसको आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन 31, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। भास, शूद्रक, विशाख दत्त, अश्वघोष। तो जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है आपका सी, विशाख दत्त। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी। बृहद कथा, गाथा सप्तशती, मुद्रा राक्षस या फिर वासवदत्ता। तो जिस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी वो है आपका सी, मुद्रा राक्षस। 33, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिशस किसे निर्दिष्ट करता है। शिव, विष्णु, इंद्र या ब्रह्मा। तो मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद डायोनिशस आपका निर्दिष्ट करता है ए, शिव। 34, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, इंडिका, महावंश। तो जिस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया वो है आपका ए, मुद्रा राक्षस। क्वेश्चन 35, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति के कितने सदस्य थे। 10, 15, 30, 40। तो मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था और इस समिति में आपके सदस्यों की संख्या 30 थी। 30। क्वेश्चन 36, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या अभी मित्रों आपने देखा 30। 37, निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अर्थशास्त्र, इंडिका, महाभाष्य, अमरकोश। तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है आपके बी, इंडिका। 38, निम्नलिखित में कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का इंडिका, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख। तो जो स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है वो है आपका बी, मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट 39, मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। अशोक के शिलालेख, पुराण, मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख
जिसमें मिलता है वो है आपकी सी मेगास्थनीज की इंडिका। 40 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। तो जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है आपका सी इंडिका। 41 मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने समूहों में विभाजित किया? 4, 7, 8, 12। तो मेगास्थनीज भारतीय समाज को जितने समूहों में विभाजित किया उन समूहों की सही संख्या 7 है। 42 प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू। तो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में जिसके दरबार में आया था वह सी चंद्रगुप्त मौर्य। 43 आंसर दिया हुआ मित्रों। इंडिका का मूल लेखक मेगास्थनीज। 44 निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, वायु पुराण। तो जिस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी वो है आपका सी मेगास्थनीज की इंडिका। 45 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। आसान सा प्रश्न है, इंडिका। 46 मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में या मेगास्थनीज की इंडिका में। तो मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है वो है आपका डी मेगास्थनीज की इंडिका में। 47 अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं। पहला और 10वां, पहला 11वां, दूसरा 13वां, दूसरा 14वां। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में जो बताते हैं वह है आपका दूसरा और 13वां। 48 निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? प्लिनी, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन। तो जिसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है वह है आपका ए प्लिनी। 49 मौर्य काल में दुर्भिक्ष काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित से ज्ञात हुआ है। गिरनार का शिलालेख द्वितीय, स्तंभलेख द्वितीय, सासाराम का लघु शिलालेख, सोगौरा पट्ट अभिलेख। तो मौर्य काल में जो दुर्भिक्ष काल था उसमें राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण आपका मिलता है सोगौरा पट्ट अभिलेख, डी। क्वेश्चन 50 निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सोगौरा ताम्रपत्र, अशोक का रुमनदेही स्तंभलेख, प्रयाग प्रशस्ति, चंद्र का महरौली स्तंभ शिलालेख। तो अभी मित्रों हमने देखा कि खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश सोगौरा ताम्रपत्र, ए। प्रश्न संख्या 51 दिया गया मानचित्र। तो ये मित्रों मानचित्र तो दिया नहीं गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52 निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ऐसे 2 धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करता है जिनका संकट काल में उपयोग किया जा सके? मधुबन ताम्रपत्र, सोगौरा ताम्रपत्र, पूना या फिर दामोदरपुर ताम्रपत्र।
तो दो धान्यागारों के निर्माण का उल्लेख करने वाला जो आपका ताम्रपत्र है वो है आपका बी सोहगौरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर उत्कीर्ण मिलता है सिंह, अश्व, हाथी, बैल, सिंह, अश्व, गंडा, बैल, अश्व, गैंडा, हाथी तथा बैल, सिंह, अश्व, गैंडा तथा हाथी। तो अशोक के स्तंभ लेख के शीर्ष पर जो उत्कीर्ण मिलता है वो है आपका सिंह, अश्व, हाथी तथा बैल। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये वक्तव्य सही है, हाँ सही है, या अखंड है, सही है मित्रों, तो बिल्कुल सही है। स्तंभों का शाफ्ट सुंडाकार है, तो बिल्कुल सुंडाकार है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, तो ये आपका गलत है, डी। 55, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? कलिंग लेख, भाब्रू लेख, धौली अभिलेख, जौगढ़ अभिलेख। तो अशोक के जिस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है वो है आपका बी भाब्रू लेख। 56, अशोक कालीन अभिलेख किस भाषा में थे? ब्राह्मी, खरोष्टी यूनानी, ब्राह्मी या फिर ब्राह्मी आर्मेयिक खरोष्टी। तो अशोक कालीन अभिलेख जिस भाषा में थे वो है आपके ब्राह्मी आर्मेयिक खरोष्टी। 57, अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेख में, सोपारा अभिलेख में, कलिंग या फिर सारनाथ अभिलेख में। तो अशोक का नाम मिलता है आपके ए मास्की अभिलेख में। 58, निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमनदेही, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश या मास्की। तो जिस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, अभी मित्रों हमने पढ़ा, डी मास्की। 59, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख द्वारा, रुमनदेही स्तंभ लेख द्वारा, वेनसांग के विवरण द्वारा या फिर प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है आपका ए 13वें शिलालेख के द्वारा। 60, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? भाब्रू 13वां शिलालेख, रुमनदेही स्तंभ लेख या फिर मास्की का लघु शिलालेख। तो फिर से वही क्वेश्चन मित्रों रिपीट कर रहे हैं, तो उत्तर सही उत्तर है मास्की लघु शिलालेख। 61, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? तो लौरिया नंदनगढ़ का, सांची, सारनाथ या कौशाम्बी। तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ आपका है लौरिया नंदनगढ़ का। नेक्स्ट 62, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? कई बार आ चुका है मित्रों, गुर्जरा, अरोरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। तो आपका सही उत्तर है अशोक नाम का नामोल्लेख गुर्जरा मास्की का अभिलेख। 63, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी या फिर मास्की। तो जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है आपका अनुराधापुर, बी। 64, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत या ब्राह्मी। तो पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख जिस भाषा में थे वो है आपका प्राकृत, सी। 65, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख, मास्की, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नामों का उल्लेख है वो है आपका सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
66 अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख या फिर अशोक का सोपरा शिलालेख। तो अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, सही उत्तर रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 67 चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का बारबरा गुफा अभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण जिस अभिलेख में मिलता है वो है डी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। 68 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख किया गया है? तो अभी ये मित्रों आया था प्रश्न, याद करिए। तो सही उत्तर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी। 69 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ऊपर के क्वेश्चन आ चुका है, तो सही उत्तर है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त एवं अशोक दोनों के लिए। 70 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है? अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस या देवी चंद्रगुप्तम। तो सही उत्तर है जो स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रामाणिक सूचना प्रदान करता है, सही उत्तर बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। 71 नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? अशोक का निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख या फिर गौतमी बालश्री का नासिक गुहालेख। तो नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण आपका बी, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 72 निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं? लघु शिलालेख अरोरा, स्तंभ लेख 7वां, लुम्बिनी स्तंभ लेख, पृथक कलिंग शिलालेख। तो जिस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा संतानें हैं, वो है आपका पृथक कलिंग शिलालेख, डी। 73 निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? अशोक का 13वां शिलालेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है जिस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 74 राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्बनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है आपका खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। 75 अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? केवल खरोष्टी, खरोष्टी आरमाइक, आरमाइक एवं ग्रीक, आरमाइक ग्रीक खरोष्टी। तो अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने जिस लिपि या लिपियों का प्रयोग किया था वो है आपके आरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी। 76 मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण किसमें किया जा सकता है? ब्रह्मगिरी, धौली, गिरनार या जौगढ़। तो मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का समीकरण जिससे किया जा सकता है वह है आपका जौगढ़। 77 किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को
धम्म का अंग माना है? तीसरे, चौथे, पांचवें या सातवें? तो जिस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को धम्म का अंग माना है वह है सातवां। 78। अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है? रुम्मनदेही स्तंभ लेख अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, शासाराम लघु शिलालेख, अहरौरा लघु शिलालेख। तो अशोक का जो एक अभिलेख कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह है आपका निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, बी। 79। अशोक के स्तंभ अभिलेख लिखे हैं केवल ब्राह्मी में, ब्राह्मी खरोष्ठी, ब्राह्मी खरोष्ठी आरमाइक, ब्राह्मी खरोष्ठी आरमाइक एवं ग्रीक। तो अशोक के स्तंभ अभिलेख, मित्रों याद रखिएगा शिलालेख और स्तंभ अभिलेख बिल्कुल अलग है। तो स्तंभ अभिलेख है केवल ब्राह्मी में। 80। अशोक द्वारा द्वादश शिलालेख क्या आदर्श प्रस्तुत करता है? धार्मिक उदारता का, सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अशोक का द्वादश शिलालेख जो आदर्श प्रस्तुत करता है वह है धार्मिक उदारता का एवं सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि का, सी। 81। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, राजस्थान के जयपुर जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। तो गुर्जरा शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है स्थित है बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। 82। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? 1, 2, 3, 4। तो अशोक के अभिलेखों की रचना में आपके 4 लिपियों का प्रयोग किया गया। 83। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन, अशोक, गौतम बुद्ध, कनिष्क। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था आपके बी, अशोक। 84। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, स्तंभ लेख 7वां या भाब्रू शिलालेख। तो अशोक के जिन अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है वो है आपका बी, शिलालेख 12वां। 85। निम्नलिखित में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? अशोक का निट्टूर अभिलेख, नेत्तूर अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो अशोक का नाम आपको मिलता है अशोक का निट्टूर अभिलेख। 86। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध या कनिष्क ने? तो सही उत्तर है सारनाथ स्तंभ का निर्माण आपके अशोक ने किया था। 87। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? उसके साम्राज्य के विस्तार, उसकी प्रशासनिक नीति, उसके धार्मिक विचार या उपरोक्त सभी? तो अशोक के शिलालेखों से हमें यह सारी जानकारी मिलती है, साम्राज्य के विस्तार, प्रशासनिक नीति और धार्मिक विचार। 88। मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है? रूपनाथ, गुर्जरा, सांची, सारनाथ। तो मध्य प्रदेश में वह स्थान जहां अशोक के अभिलेख में उसके नाम का उल्लेख है बी, गुर्जरा। 89। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा पाली।
90 अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? सेना का नेतृत्व करते थे, घटनाओं की सूचना देते थे, धर्म का प्रचार करते थे, राजस्व वसूल करते थे। तो अशोक के शासन में प्रतिवेदक आपके घटनाओं की सूचना देते थे। 91 वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, रुमनदेही स्तंभ। 92 राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार स्तंभ लेख के साथ, जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, हाथी गुम्फा लेख या सारनाथ लेख के साथ। तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है आपके हाथी गुम्फा लेख के साथ। 93 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख प्रथम, द्वितीय, 12वां या शिलालेख 13वां। तो कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वह है डी, शिलालेख 13वां। 94 निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। शिला अभिलेख प्रथम, स्तंभ अभिलेख 5वां, शिला अभिलेख 9वां या शिला अभिलेख 11वां। तो अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई। यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी और यह संबंधित है आपका शिला अभिलेख 1। 95 निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? अशोक का रुमनदेही स्तंभ अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का गिरनार का अभिलेख। तो जिस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था वह है आपका सी, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। 96 अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। आर्मेइक एवं ग्रीक, ब्राह्मी। तो अफगानिस्तान में प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख हैं आपके बी, आर्मेइक एवं ग्रीक। 97 निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ। तो जो अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी में है वो है आपका शाहबाजगढ़ी। 98 निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? 5वां बृहद स्तंभलेख, तीसरा लघु स्तंभलेख, पहला लघु स्तंभलेख, दूसरा बृहद स्तंभलेख। तो जिसे रानी अभिलेख कहा जाता है वह है बी, तीसरा लघु स्तंभ लेख। 99 सारथवाह किसे कहते थे? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। तो सारथवाह आपका कहा जाता था व्यापारियों के काफिले को। 100 इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जिस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है वो है आपका समुद्रगुप्त। 101 मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था, मंच प्रबंधक, स्वर्ण चांदी तथा तांबे का परीक्षक, सिक्कों का परीक्षक, गणिकाओं का अध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में आपका रूपदर्शक, सी, सिक्कों का परीक्षक। 102 मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था। अभी देखा हमने मित्रों सिक्कों का परीक्षक। 103 निम्न में से मौर्य काल का मुख्यतः कौन सा भूमिकर था? भाग, बलि, भक्ति, उद्रंग। तो मौर्य
काल का मुख्यतः जो भूमि कर था वह है आपका भाग। 104 रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो कई बार आ चुका ये प्रश्न। अभी सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। 105 मौर्य प्रशासन में सन्निधाता किससे संबंधित था? कोष की देखभाल करता था, सेना का प्रधान होता था, कर को प्राप्त करता था, राजा के खजाने की देखरेख करता था। तो मौर्य प्रशासन में सन्निधाता आपका कोष की देखभाल करता था। 106 मौर्य काल में भाग था गृह कर, भूमि कर, जल कर, हिरण्य। तो मौर्य काल में भाग आपका बी भूमि कर। 107 राजूक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में सैनिक। तो राजूक आपके थे मौर्य शासन में अधिकारी। 108 राजूक थे, अभी आया मित्रों, मौर्य शासन में अधिकारी। 109 अदेव मात्रिक भूमि क्या थी? वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती न हो सके, बंजर भूमि, या फिर कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त भूमि। तो अदेव मात्रिक भूमि आपकी वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि को बेच देना, भूमि को हस्तांतरित कर देना, भूमि को पट्टे पर देना, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। तो भूमि छिद्र न्याय आपका है भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। 111 पौतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? नौका, सिक्कों को ढालना, राजकीय रंधनशाला या मापतौल। तो पौतवा अध्यक्ष का कार्य सिक्कों का मापतौल था। 112 द्रोण एक माप था तरल वस्तुओं के लिए, अनाज के लिए, कीमती धातुओं के लिए, ऊंचाई के लिए। तो द्रोण एक माप था आपके अनाज के लिए। 113 मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था संस्था अध्यक्ष, लौड़ा अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, पौतवा अध्यक्ष। तो मौर्य काल में माप और तौल का अध्यक्ष था आपका मित्रों डी पौतवा अध्यक्ष। 114 निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो कई बार आ चुका है मित्रों, पौतवा अध्यक्ष। 115 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नोक्त में से किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता, सन्निधाता, प्रतिवेदक, वज्रभूमि। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था वो है आपका ए समाहर्ता। 116 मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता, व्यावहारिका, अन्नपाल, प्रतिष्ठा। तो मौर्यन मंत्रिपरिषद में जो राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था वो है समाहर्ता। 117 मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था सन्निधात, प्रतिष्ठा, युक्त, समाहर्ता। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था समाहर्ता। 118 अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस अधिकारी का राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया? सीताध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, समाहर्ता या सन्निधाता। तो अर्थशास्त्र के अनुसार जिस अधिकारी को राजस्व एकत्र करने का उत्तरदायित्व दिया गया वो है आपका समाहर्ता। 119 कारसापण किस लिए प्रयोग किया जाता था? वस्तुएं खरीदने के लिए, सामान तौलने के लिए, भूमि नापने के लिए, नियम बनाने के लिए। तो कारसापण जिस के लिए प्रयोग किया जाता था वो है आपका वस्तुएं खरीदने के लिए। 120
मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। सन्निधाता, समाहर्ता, कुप्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी समाहर्ता। 121 मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? अग्रोनोमी, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। तो मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, जिस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था वो है आपका सीता अध्यक्ष। 122 अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, वन्य भूमि। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है आपके जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। 123 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्त, प्रादेशिक, राजुक, अग्रहारिक। तो जो अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था उसको छोड़ दीजिए मित्रों। जो अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग था उनको याद रखिए, युक्त, प्रादेशिक और राजुक। सही उत्तर डी। 124 पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिए जाने वाला जुर्माना था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, कूड़ा फेंकने पर, मंदिर को गंदा करने पर या पीने के पानी को गंदा करने पर। तो पंकोदक सन्निरोधे आपका था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला जुर्माना। इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों 125 निम्नलिखित में से किस वंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम के में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? मौर्य, गुप्त, पल्लव, चोल। तो जिस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिम में दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे वो थे आपके मौर्य। तो मित्रों इसके बाद लगभग से 125 प्रश्न और हैं जो कि नेक्स्ट पेपर में है। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो मौर्य साम्राज्य के दूसरे पेपर में लगभग से 125 प्रश्न फिर से हैं, 250 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 126 मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? पर्ण, तोल, काकिनी, दीनार। तो मौर्य काल में जो मुद्रा प्रचलन में थी वो है आपकी पर्ण। 127 अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है था? एंटियोकस द्वितीय, थियास, टालमी द्वितीय, एंटीगोनस, एलेक्जेंडर। तो अशोक का समकालीन सीरिया का ग्रीक राजा जिसका उसके अभिलेखों में उल्लेख मिलता है वो था आपका एंटियोकस द्वितीय, थियास। 128 निम्नलिखित में से किनका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख हुआ है? चोल, चेर, पांड्य, पल्लव। चोल, सतीपुर, चेर, पांड्य। पांड्य, सतीपुर, आंध्र एवं चेर। चोल, पांड्य, भोज एवं आंध्र। तो अशोक के अभिलेखों में जिनका उल्लेख हुआ है वो है आपके चोल, सतीपुत्र, चेर एवं पांड्य। 129 अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? 13वें शिलालेख से, शाहबाजगढ़ी अभिलेख से, सोपारा अभिलेख या ब्रह्मगिरी अभिलेख से? तो जिन अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे वो है आपका 13वें शिलालेख से। 130 निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? कामरूप, कलिंग, कश्मीर, कर्नाटक। तो जो
अशोक के साम्राज्य के भाग थे उनको देख लीजिए मित्रों। तो कलिंग, कश्मीर और कर्नाटक, ये जितने क से हैं वो आपके साम्राज्य के भाग थे और कामरूप नहीं था। 131 अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवा मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में से जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वो है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख। 132 अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन देश सम्मिलित था? केरल, सत्यपुत्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत जो देश सम्मिलित था वो है आपका कर्नाटक। 133 निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तुशास्क, सुविशाख, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु। तो अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर आपका तुशास्क था। 134 अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिदा, कोरिंथ, मैसेडोनिया, सीरिया। तो अशोक का समकालीन तुर्मय आपके मिदा का राजा था। 135 वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? मिस्र, सीरिया, मकदूनिया, एथेंस। तो वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था शासन कर रहा था आपके सीरिया। 136 अशोक का समकालीन सिंघल नरेश कौन था? अभय, पंकडुक, टिस, मुत्स्यु। तो अशोक का समकालीन सिंघल नरेश आपका टिस था। 137 मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? एंटीयोकस द्वितीय, एंटीगोन, गोंटास, मगस, टालमी द्वितीय। तो मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा आपके एंटीगोन गोंटास था। 138 चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315, 305 या 300 ईसा पूर्व। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था आपके 305 ईसा पूर्व। 139 बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? मैकियावेली, मेगास्थनीज, डायमेकस, एंटीयोकस प्रथम। तो बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था वो आपके सी डायमेकस। 140 बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटीयोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? तो अभी मित्रों आपने देखा डायमेकस। 141 यूनानी राजदूत डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? तो ऊपर के प्रश्न में दिया हुआ है मित्रों बी बिंदुसार। 142 बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत, फिर से वही प्रश्न, एक ही तरह के प्रश्न मित्रों, डायमेकस। 143 अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 13वां, स्तंभलेख 7वां या लघु शिलालेख। तो चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में अशोक के जिस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है वो है आपका शिलालेख 13वां बी। 144 टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे कहाँ का शासक था? साइरिन, मिदा, मकदूनिया या फिर सीरिया। तो टालमी फिलाडेल्फस
आपका शासक था बी मिदा। 145 सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिस भारतीय राजा ने हराया वो था चंद्रगुप्त। 146 निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 7वां स्तंभलेख या प्रथम लघु शिलालेख। तो अशोक के जिस अभिलेख में 5 यवन राजाओं या शासकों का उल्लेख मिलता है वो है आपका 13वां शिलालेख। 147 सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया, किस स्थान का शासक था? मिस्र और क्रेट, मैक्डोनिया, सीरिया और बेबीलोन, ग्रीस और थेरस। तो सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया वह शासक था आपका सीरिया और बेबीलोन। 148 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? तो सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया। सही है, लगभग सही है। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए, ये भी सत्य है। हाँ, सत्य है। सी मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। हाँ, बिल्कुल भेजा गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया, तो यह वक्तव्य विवादास्पद है। 149 अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर, एंटियोकस द्वितीय, मगा, टालमी दो, फिलाडेल्फस। तो अशोक का समकालीन मिस्र का राजा आपके थे टालमी दो फिलाडेल्फस। 150 निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। तो जो क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह है आपका सी श्रीलंका। 151 चाणक्य का अन्य नाम था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो चाणक्य का जो अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। 152 प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानव धर्मशास्त्र, शुक्र नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र। तो प्राचीन भारत के जिस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है वो है आपका अर्थशास्त्र। 153 कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के, अशोक के, मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के या राजा जनक के। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री आपके सी चंद्रगुप्त मौर्य के। 154 चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? अजय, चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। तो बचपन का नाम चाणक्य का विष्णुगुप्त। 155 पुस्तक में उल्लिखित अर्थशास्त्र के लेखक के नामों में कौटिल्य के अतिरिक्त अन्य नाम यह है? तो कई बार यह आ चुका है मित्रों, विष्णुगुप्त। 156 कौटिल्य महामंत्री थे सम्राट के? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, राजा जनक। तो चंद्रगुप्त मौर्य। 157 कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजा सर्वशक्तिशाली है, राजा को शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए, राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखनी चाहिए,
जासूसी के लिए राजा को बहुतायत में जासूस रखने चाहिए। तो कौटिल्य के अनुसार जो कथन असत्य है वो है राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्री नहीं रखने चाहिए। 158 चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में किस वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए? क्षत्रिय, क्षत्रिय और शूद्र, क्षत्रिय शूद्र वैश्य, क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सेना में चारों वर्ण के लोग सम्मिलित होने चाहिए। 159 अर्थशास्त्र के संबंध में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, यह राजा के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल करता है। यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है, तो ये गलत है मित्रों। यह राजनीति के सिद्धांत स्थापित करता है, हाँ करता है। यह वित्तीय सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है, बिल्कुल बल देता है। तो सही उत्तर आपका इसमें से बी है। नेक्स्ट 160 निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? जनपद, दुर्ग, मित्र और कोष में। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग आपके मित्र था। 161 कौटिल्य का अर्थशास्त्र है 1 चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक, आत्मकथा, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 1 शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। 162 निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो जिसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है वो है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 163 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की ओर सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? लक्षणाध्यक्ष, फौतवाध्यक्ष, रूपदर्शक, संग्रहिता। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आपके सिक्के, राजा की ओर से सिक्के ढलवाने वाले अधिकारी की संज्ञा थी लक्षणाध्यक्ष। 164 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है वो है आपका राजनीतिक नीतियाँ। 165 निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? गुप्तचर व्यवस्था, व्यापार मार्ग, कृषि सिद्धांत, राजस्व प्रबंधन। तो जिस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है वो है व्यापार मार्ग। 166 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध है वित्तीय प्रशासन, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय प्रशासन या कर व्यवस्था से। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लिखित संस्था शब्द का संबंध आपके है गुप्तचर व्यवस्था से। 167 अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है? पदाधिकारी 16, 17, 18, 19। तो अर्थशास्त्र में आपके 18 तीर्थों का या पदाधिकारी का उल्लेख है। 168 कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र आपके 15 अधिकरणों में विभाजित है। 169 निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? जस्टिन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, डिमेकस। तो
चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। यह कथन है आपका प्लूटार्क। 170 सुमेल करना है मित्रों। अधिकारी और पद दिया हुआ है तो ध्यान से देखिए। समाहर्त्री या समाहर्ता आपका किससे मैच होगा? आपका समाहर्ता राजस्व की प्रधान संग्राहक, सन्निधात्री आपका कोषपाल, संस्थाध्यक्षा आपका हो जाएगा 4 बाजार अधीक्षक, अंतर्वंशिका आपका महल के रक्षकों की प्रमुख। 171 यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोट्टस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? डी.आर. भांडारकर, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.पी. चंदा, विलियम जोन्स। तो यूनानी रोमन साहित्य के सैंड्रोकोट्टस का समीकरण जिसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया वह है आपका विलियम जोन्स। 172 सैंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी.आर. भांडारकर। तो अभी ये उत्तर आया था मित्रों विलियम जोन्स। 172 विलियम जोन्स। 173 यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो यूनानी लेखकों में जिसने मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी वो है आपका बी बिंदुसार। 174 निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? फ्लीट, वी स्मिथ, आर.सी. मजुमदार, राधा कुमुद मुखर्जी। तो जो इतिहासकार थे जिनके अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था, ये कहना है फ्लीट का, ए फ्लीट। 175 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से बाईं, ब्राह्मी, देवनागरी, शारदा, खरोष्ठी। तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि वो आपकी थी खरोष्ठी। 176 निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण। तो जो सबसे पुराना राजवंश है वो है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, बी मौर्य वंश। 177 बिंदुसार काल में किस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो बिंदुसार के काल में जिस स्थान पर अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट की शिकायत की गई वो है आपका तक्षशिला। 178 अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो आसान सा प्रश्न है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है। 179 इरर है मित्रों। 180 देखते हैं। जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी किस नगर में मानी जाती है? पाटलिपुत्र, उज्जैन, विदिशा, श्रावस्ती। तो जैन ग्रंथों में उल्लिखित संप्रति की द्वितीय राजधानी जिस नगर को मानी जाती है वह है आपका उज्जैन। सोपारा 181 सोपारा कहाँ स्थित था? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। तो सोपारा आपका महाराष्ट्र में स्थित था। 182 सुपारक बंदरगाह कहाँ स्थित था? चंपा, कोरोमंडल, अपरांत, मालाबार। तो सुपारक बंदरगाह आपका स्थित था अब
रांत। 183 मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धम्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना, केंद्रीय प्रशासन। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो विद्वानों द्वारा माना गया है वह है अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना। 184 निम्न में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? आर्यभट्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त। तो जो कनिष्क के समकालीन थे वो देख लीजिए, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, वेनशांग, बाणभट्ट, दिवाकर, मिश्र। तो सही उत्तर है अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। 185 चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? तो सभी को पता है, आसान सा प्रश्न है। गिरनार, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवण बेल गोला। 186 चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु, अश्वघोष, मोगलीपुत्र, कात्यायन। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु आपका भद्रबाहु। 187 किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो जिसने सहिष्णुता, उदारता और कल्याण के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की वह है अशोक। 188 आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? खरोष्टी, ब्राह्मी, देवप्रिय, पाली। तो आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वह है ब्राह्मी। 189 निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, भरहुत, सांची, सारनाथ। तो जिसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं वो है आपका सांची। 190 सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, अशोक, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र। तो सांची का स्तूप आपके बनवाया गया था ये अशोक के द्वारा। 191 ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? पत्थर की पट्टियों पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या सिक्कों पर? तो ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन जिस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया वो है आपका, अनुमान लगाइए, स्तंभों पर, सी। 192 सांची स्तूप का निर्माण अभी मित्रों कई बार हो चुका, अशोक। 193 जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो सही उत्तर है जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया, चंद्रगुप्त मौर्य। 194 बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था? कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, वैशाली। तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था आपके पाटलिपुत्र का। 195 निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। तो जिसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की, चंद्रगुप्त मौर्य। 196 चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? बिंदुसार, अशोक, वैश्य पुष्यगुप्त, यवनराज तुषार। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल आपके वैश्य पुष्यगुप्त था। 197 बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के
दानों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? बौद्ध, आजीवक, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन। तो बराबर के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले आपके थे आजीवक। 198 निम्नलिखित में कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? नंद, मौर्य, सातवाहन, गुप्त। तो यह साम्राज्य था आपका मौर्यों का। 199 पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकाश्यप, रैवत स्थवीर, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र। तो पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई मोगलीपुत्तिस के द्वारा। 200 प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित था? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब। तो शिशुपालगढ़ आपका स्थित था उड़ीसा में। 201 मौर्य काल में दंड विधान थे? काफ़ी कठोर, अत्यंत नरम, काफ़ी लचीली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में दंड विधान आपके काफ़ी कठोर थे। 202 मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? केवल ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। तो मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार जिनके लिए खुले थे वो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। 203 अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, उज्जैनी, जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली, सोपारा, उज्जैनी, मथुरा एवं इरागुड़ी। तो अशोक के शासनकाल में कुमार नियुक्त थे आपके तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी। 204 अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो हाथी, अश्व, वृष, सिंह, इन्हीं चारों को लेके सही क्रम होगा अश्व, सिंह, हाथी, वृष। अश्व, सिंह, हाथी, वृष। 205 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था? तो जो ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर कश्मीर का संस्थापक था, अनुमान लगाइए। दिव्यावदान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी। तो यह ग्रंथ है डी, राजतरंगिणी। 206 निम्नलिखित राजाओं में से किसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, हर्ष, शशांक। तो जिसने संघ भेद करने वाले बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए कठोर दंड का विधान किया था वह है आपका अशोक। 207 मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला, उज्जैन, नालंदा, बल्लभी। तो शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला। 208 निम्नलिखित में कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? चंपा, गिरनार, सुवर्णगिरी, तोसली। तो कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान आपके तोसली। 209 मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह? ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टन, मुंबई, भारूकक्ष। तो मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह भारूकक्ष। 210
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, अभी मित्रों कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो तक्षशिला, फंसना नहीं है। 211 कालसी प्रसिद्ध है, बौद्ध चैत्य हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्त कालीन मंदिर हेतु। तो कालसी आपका प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। 212 निम्न में से किसने सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया? प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। तो जिसने सैंड्रोकोटस और सिकंदर की महान भेंट का उल्लेख किया वह है आपका जस्टिन। 213 प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य आपका स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 214 कालसी, अभी मित्रों ये प्रश्न आया था किस लिए प्रसिद्ध है, तो अभी हमने देखा इसको अशोक के शिलालेख के लिए। 215 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देख लीजिए। अशोक के औपचारिक राज्यारोहण में विलंब हुआ था, तो हाँ विलंब हुआ था। 5वें शिलालेख में अशोक के भाइयों के अंतपुर की जानकारी मिलती है। अशोक बिंदुसार के समय तक्षशिला और उज्जैन का वायसराय था, तो था, गलत है। 4 अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। 216 अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानप्रिय के रूप में हुआ है? आसान सा प्रश्न है मित्रों, सभी जानते हैं, बी अशोक। 217 मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा देववर्मन, वृहदरथ, कुणाल, सालिसुक। तो अंतिम राजा मौर्य साम्राज्य का वृहदरथ। 218 अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली, राजूक, प्रादेशिक, युक्त, ये सभी। तो धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने इन सभी की सेवाएं ली। 219 अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ? प्रथम, पंचम, अष्टम, त्रयोदश। तो अशोक के राज्यारोहण के जिस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ वह है अष्टम। 220 अंतिम मौर्य सम्राट था, जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन, वृहदरथ। तो अंतिम मौर्य सम्राट आपके वृहदरथ। 221 बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तक्षशिला, ताम्रलिप्ति, कौशल, अवंती। तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक जिस प्रदेश का राज्यपाल था वह है अवंती। 222 मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लीजिए, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। वस्तुओं पर 10 जैन लिखा है, कंप्यूटर एरर मित्रों। शुल्क निश्चित था, 10% हो सकता है। वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। 223 मौर्य काल में बहुविवाह को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, दास प्रथा प्रचलित थी, बहुदेववाद, देव पूजा पर रोक लगाई गई, पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो सही उत्तर है पशु हत्या पर रोक लगाई गई। तो मौर्य काल में पशु हत्या पर रोक लगाई गई। 224 चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक गलत कथन बताएं। उसने यूनानियों को हराया, सही है, तो हाँ सही है।
उसके राज्य में काबुल शामिल था, तो सही है। उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, तो ये कथन मित्रों सही है, नहीं गलत है। क्वेश्चन 225, ईसा पूर्व 6ठी शती में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। 226, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर जिस राजवंश ने शासन किया वो है आपका मौर्य। 227, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। तो पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। 228, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो जिस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी वो है आपका चंद्रगुप्त। 229, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवानाम पेय की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। तो अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म की उपाधि नहीं छोड़ी, हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण देवानाम पेय की उपाधि। 230, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जिस नगर में आयोजित की गई थी आपका समस्तीपुर। 231, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। 232, भारत में अशोक का शासनकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व, 203, 232 ईसा पूर्व, 273, 222 ईसा पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत में अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व। 233, मौर्य युग में अवंती पथ था उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत। तो मौर्य युग में अवंती पथ था पश्चिमी प्रांत। 234, निम्नलिखित में मौर्य शासक जैन था? तो अभी हम लोगों ने देखा मित्रों, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालौक। तो मौर्य शासक जो जैन था वो है आपका संप्रति बी। 235, श्रवण बेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, विष्णुगुप्त, दशरथ। तो श्रवण बेलगोला का संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य। 236, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। यह कथन किसका है या किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री, UN घोषाल, DD कौशाम्बी, रोमिला थापर। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था हरप्रसाद शास्त्री। 237, मौर्यकालीन सिक्के निम्न प्रकार के हैं: जस्ता के सिक्के, तांबे के ग्रीक सिक्के, कुट्टित स्वर्ण मुद्रा, पंचमार्क सिक्के। तो मौर्यकालीन सिक्के आपके पंचमार्क सिक्के। 238, मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा मुख्य बंदरगाह हो गया था? सुपारा, भृगुकच्छ, पाटल, ताम्रलिप्ति। तो
मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का जो बंदरगाह मुख्य हो गया था वह है आपका ताम्रलिप्ति। 239 मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मृत्युदंड, सामानों की कुर्की, कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए जो दंड दिया जाता था वह है आपका मृत्युदंड। 240 अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? कुणाल, तिस, संपति, दशरथ। तो अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग आपके दशरथ ने किया। 241 पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर, लकड़ी या मिट्टी का? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 242 अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहिंसा पर बल दिया गया, तो ये सही है। मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया, तो ये गलत। ब्राह्मणों को दान देने पर जोर दिया गया, सही। स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई, सत्य। 243 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जिस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। 244 कथन सम्राट अशोक ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया और अपनी सेना को भंग कर दिया, तो सही है? नहीं, सही नहीं है। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक पश्चातापी होकर बौद्ध बन गया, ये कथन आपका सत्य है। सही उत्तर डी। 245 मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित किन पदार्थों का उपयोग होता था? स्वर्ण एवं चांदी, चांदी एवं ताम्र, ताम्र एवं कांसा, स्वर्ण एवं ताम्र। तो मौर्य काल के शासन में सिक्के ढालने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग होता था, सी ताम्र एवं कांसा। 246 सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सांची, अमरावती, कनगनहल्ली, अजंता। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र आपका पाया गया है कनगनहल्ली। 247 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रुमनदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के धम्म का सुस्पष्ट विवरण देते हैं, तो सही है? हाँ या ना? तो ना। कथन दूसरा, निगली सागर शिलालेख अशोक द्वारा कोणगमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख करता है, सत्य है? तो बिल्कुल सत्य, आंसर बी। 248 अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविकों एवं चारवाकों के दर्शनों का मिश्रण, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, राज्य की धार्मिक नीति। तो अशोक द्वारा प्रचारित धम्म उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों के संगत आचार व्यवस्था। 249 मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था, श्रम के रूप में दिए जाने वाला, सिंचाई पर लगने वाला, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। तो मौर्य काल में पिंड कर एक कर था, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित, डी। 250 दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था अजंता को गोलकुंडा से, एलोरा को मुजरिस से, अजंता को अरिकामेडू से, अजंता को पाटलिपुत्र से। तो दक्षिण पथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था अजंता को पाटलिपुत्र से।
डी। 251 किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। तो जिसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया, बिंदुसार। 252 निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? स्तंभलेख 1, स्तंभलेख 7, शिलालेख 11, शिलालेख 13। तो अशोक के जिस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है वह है शिलालेख 13। 253 निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो जिस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है वो है आपका श्रीलंका। 254 अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? संस्था अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है आपके अकारा अध्यक्ष। बी उत्तर सही है। तो मित्रों ये मौर्य काल था, इसके बाद मौर्यकालीन भारत। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।